उद्धव ठाकरे साहब के बेटे आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने विधान भवन में खड़े होकर मुख्यमंत्री को अभिवादन किया, अभिनंदन किया, जो उन्होंने मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर निकाले। मेहनत से काम करे, लोगों को अपने साथ जोड़े और जितना हो सके हमारे सदर की क़यादत के अंदर काम करे और सदर साहब का मैसेज लोगों तक पहुंचाए। तो हारून रफ़ात को मैंने कहा कि आप जो है इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए, 15 साल से लोग परेशान हैं, इनको इनका घर दिलाइए, इनको सहयोग बिल्डर से इनका हक दिलाइए। तो उन्होंने उल्टा मुझे ही बोल दिया। राशिद भाई सब नजर आ रहा है और मुसलमान अभी सब चीज समझ गया है, अभी उसके दिमाग में सब चीज बैठ गया है। जैसे हमारे सदर साहब फारूक भाई ने बताया कि भाई आदित्य ठाकरे ने विधान भवन में क्या बोला। अब तक ये शिकायत थी कि जो ईवीएम है वो हैक किया जा रहा है। अब तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को ही हैक कर लिया है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस मौके पर हाजी फारूक शाब्दी साहब यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उनसे चंद अल्फाज बात करूं, तो उनसे सवाल करें। सबसे पहले तो यहाँ पर वर्सोवा विधानसभा में आपका स्वागत है, आमना सामना मीडिया में भी स्वागत है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी फारूक शाब्दी साहब, जिस तरह से आज आपने उद्घाटन किया यहाँ पर वर्सोवा विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस का, इस ऑफिस के जरिए आप किस तरह से चाहेंगे कि आप कार्यकर्ताओं से, आपकी क्या उम्मीद है एमआईएम के, और क्या कोशिश होगी यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के बम्बई शहर में एमआईएम किस तरह से काम करेगा? सबसे पहले तो मैं आरिफ गोरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बेचारे माशाल्लाह जमात के इतने कट्टर, मैं कार्यकर्ता नहीं बोलूंगा, ये एक सिपाही है जो जमात की मोहब्बत में ये सब काम किए। आज इन्होंने ही, इनके प्रयासों से यहाँ पर ऑफिस की ओपनिंग हुई है माशाल्लाह। तो हम लोग इस ऑफिस ओपनिंग में आए हैं, तो मैं इनको और इनकी पूरी टीम को, जोगेश्वरी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई हम लोग को, जमात की तरफ। और रही बात काम करने की और विकास की, देखिए ये एक ऐसा इलाका है जो मैं समझता हूँ कि नया नया डेवलप हो रहा है। अभी जहाँ चारों तरफ देखेंगे आप हाई राइजेस बन रहे हैं, तो जहाँ पर डेवलपमेंट है वहां पर घोटाले बहुत है, स्कैम जितने हैं यहाँ पर, या एसआरए के नाम पर स्कैम होते हैं। तो हम लोग गरीब लोगों के लिए बेसिकली हम लोग काम करने आए कि कोई उनको ठगे ना, कोई उनके साथ ज्यादती ना हो, वो सारे मुद्दे हैं। और बेसिक जो अमेनिटीज है, अभी अनकरीब कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो उसकी जो भी मुद्दे हैं, गटर, नाली, लाइट, पीने का पानी, कॉर्पोरेशन की स्कूल, दवाखाने, वो सारे मुद्दे तो है ही। वो मुद्दों को लेकर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जोगेश्वरी वेस्ट जो इलाका है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोटेंशियल रखने वाला इलाका है। यहाँ पर काफी तादाद में जमात को पसंद करने वाले लोग हैं। और हमारे लिए आसान तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ की जो सिटिंग एमएलए है, उन्होंने और भी काम हमारा आसान कर दिया है। क्योंकि पिछले दिनों ही आपने एक स्टेटमेंट सुने होंगे, अब हमारी पूरी जोगेश्वरी की भोली भाली मुस्लिम जनता ने एकजुट होकर जो उनको वोट देकर जिताए हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे साहब के बेटे आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने विधान भवन में खड़े होकर मुख्यमंत्री को अभिवादन किया, अभिनंदन किया, जो उन्होंने मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर निकाले। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मोमिन मुसलमान जो हो, वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकले। और इसका जवाब मैं समझता हूँ कि जोगेश्वरी की जनता बैलेट बॉक्स में पतंग का बटन दबा कर देगी इंशाअल्लाह। फारूक साहब, जहां तक अजान का मामला है, ये मामला सिर्फ वर्सोवा विधानसभा का नहीं है। हम ये देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत जो है इस पे फेल नजर आ रही है, नाकामयाब नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ की महाराष्ट्र की फिरका परस्त गवर्नमेंट और जो शासन प्रशासन है, वो पूरी तरह से एक साथ एकजुट है। ये मुसलमान मुत्तहिद नजर नहीं आ रहे। नहीं, देखिए जहां तक कि पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत की बात है, तो जैसे आप बता रहे कि वो फेल हो चुकी है, तो सारे फेल वालों को उखाड़ फेंकने के लिए जमात मजलिस इंशाअल्लाह बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। और जनता भी समझ चुकी है कि सिर्फ वोटों की और कुर्सी की राजनीति कौन करता है, और मुसलमानों की हक की आवाज उठाने की जहां बात आती है, तो उनके साथ कौन खड़ा रहता है। तो मैं समझता हूं कि पब्लिक को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रही बात मुत्तहिद होने की, इंशाअल्लाह अल्लाह से
नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह से हमको पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी पूरी कौम को, तमाम हमारी कौम में जितने भी मसलके हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए और उनके हक की आवाज उठाने के लिए इस बार बहुत समझदारी के साथ इंशाल्लाह अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। एक बात आपने कही कि जौनपुरी में जिस तरह का ये इलाका है तरक्की की तरफ जा रहा है और यहाँ पर घोटाले बहुत सारे हैं, तो चाहे वो हमारे नजर में हमने उसको कवर भी किया, गुलशन नगर का मामला है, उसको यहाँ के एमएलए ने उठाया है और दूसरी पार्टियां भी उठा रही है। और जाहिर सी बात है जब इलेक्शन आते हैं तो सारे लीडर इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, ये आम बात है ये जी। अब मेरा कहना यह है कि क्या एमआईएम जो है इस तरह के करप्शन पर, घोटालों पर कोई आंदोलन करेगी या कोई एहतजाज करेगी? बिल्कुल हम लोग एहतजाज करेंगे, हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं और जहां पर हम लोग को ऐसी जरूरत पेश आएगी एहतजाज करने की, बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। और मैं आपके माध्यम से जोगेश्वरी की जनता से अपील करता हूं कि हम जब भी एहतजाज पुकारे, आप पार्टी को ना देखे, किसी मतलब नेता को ना देखे, अपने हक के लिए, गरीबों के साथ खड़े होने के लिए, अपना इंसाफ पाने के लिए सब लोग एकजुट हो, ताकि ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो है, जिनके कान तक आवाज नहीं जाती है और हमारे जहाँ हक की बात होती है वो सुनते नहीं है, तो ये लोग मजबूर हो जाए और हमें इंसाफ मिले। करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है मुंबई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यूथ के प्रेसिडेंट सब्र आलम साहब। सब्र आलम साहब, जैसे कि यूथ की कमान आपके पास में है, और यूथ जो है बहुत एक ताकतवर तबका होता है किसी भी पार्टी को चलाने में या किसी मुद्दे को उठाने में, तो आपका जो यूथ का जो विंग है वो कितने जोरों शोर से इन मुद्दों को उठाएगा, जो एमआईएम के चाहे वो आला क़यादत के हैं या आपके प्रेसिडेंट के हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी पार्टी का सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो यूथ होता है, और यूथ पर हमने काफी मेहनत की है। पिछले 2-2.5 सालों में जब से यूथ विंग बनी है, हमने कई लोगों को जोड़ा और अच्छे लोगों को जोड़ा है जो माशरे में काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी बीएमसी वगैरह के कामों की बातें चल रही है वो ज्यादातर यूथ के लोग ही कर रहे हैं, और जब से फारूक शाब्दी साहब आए हैं उस वक्त से अब तक यूथ में और जोशो जज्बा है। जैसे इसके पहले हमने 1 घंटा पहले एक जगह पर ओपनिंग करके, सारे यूथ है वहां पर, और इंशाल्लाह शाब्दी साहब की क़यादत में हम यूथ को और मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह साहब का हाथ बनेंगे। जैसे अगर मिसाल के तौर पे जौनपुरी में कोई मुद्दा है जहाँ पार्टी आंदोलन कर रही है, तो होता यह है कि उस इलाके के लोग भी कम पहुंच पाते हैं, चाहे यूथ हो या कोई हो या एमआईएम का कार्यकर्ता हो या किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो आप किसी एक मुद्दे को जब छेड़ेंगे तो क्या पूरे बॉम्बे का यूथ जो है उसके समर्थन में उतरेगा, चाहे जुडिशरी का मसला क्यों ना हो? जी बिल्कुल उतरेगा। शाब्दी साहब के जो भी हुक्म रहेंगे उसके हिसाब से हम पूरे यूथ को उतारेंगे, पूरे मुंबई के यूथ को लाया जाएगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि वारिस पठान साहब का एक मामला हुआ था, मीरा भाईंदर की तरफ रोड पर बैठ गए थे, सारा यूथ उनके साथ खड़ा हुआ था, चौकी भी हमने घेराव किया था। तादाद हम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, जो नाराज थे उनको भी मना रहे हैं और काफी तेजी के साथ हम आगे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह शाब्दी साहब की क़यादत पे इस बार हम कॉर्पोरेशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। सियासी क़ुव्वत हासिल करने के लिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत से काम करे, लोगों को अपने साथ जोड़े और जितना हो सके हमारे सदर की क़यादत के अंदर काम करे और सदर साहब का मैसेज लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जो हो रहा है हमारे साथ आज, जो चीजें हैं, अगर यहाँ जितने भी हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं सबको पता है कि अगर कोई चीज सरकार हमारे ऊपर लाती है तो उसके खिलाफ अगर किसी को सुनना होता है तो ये अपने मोबाइल के अंदर असद साहब को खोलते हैं, असद साहब ने इसके ऊपर क्या कहा। तो जब असद साहब आप सुनते हैं असद साहब को इतनी गौर से, तो मेहरबानी करके इनके साथ दीजिए और इनको आगे लाइए। एक सवाल जो है मेरा जो है हाजी फारूक शाब्दी साहब से रह गया था, जिस तरह से वोट बैंक की चोरी को लेकर कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी ने उन्होंने मामला उठाया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका समर्थन इस तरह के मुद्दों पे कांग्रेस को रहेगा या आपकी पार्टी का कोई अलग से कोई स्टेटमेंट रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो आज जग जाहिर हुई है बात, वोटों की चोरी की बात, लेकिन ये हम लोग तो काफी जब से विधानसभा इलेक्शन हुआ जब से ही जानते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शिकार जीता जागता मैं ही बैठा वहां पे। मैं सोलापुर से इलेक्शन लड़ चुका हूं और मेरे सामने जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, जिनको लोगों ने शायद कभी देखे भी नहीं थे, उनको पहचानते भी नहीं थे, लेकिन 1 लाख वोट उनको मिल गए। और हमने जो ये लाइव देखा है हमारे मतदार संघ में कि
रात को 10-10 बजे तक पोलिंग बूथ चल रहे थे, एक आदमी कई वोट कर रहे थे, लेकिन काफी शिकायत करने के बावजूद भी पूरा डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तमाम महकमा उनके साथ मिला हुआ था। तो मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ जो राहुल गांधी जी ने जो आज ये वोटों की चोरी का मुद्दा उठाए, ये वाकई में जेन्युइन मुद्दा है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों को कोई ऐसी खासी उम्मीद तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रही है। तो मुझे ये उम्मीद है कि कोर्ट से हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी। हम लोग भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे एविडेंस को लेके कांग्रेस पार्टी भी जा रही है, तो हम लोग कोर्ट से उम्मीद रख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आगे भी ऐसे ही इलेक्शन करना है तो प्लीज बीजेपी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो देशवासी जो अपनी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में आपको देते हैं और आप इलेक्शन करवाकर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, तो वो ना करे और खुद घोषित हो जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर, और इलेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चीटिंग करके ही जीतना है तो फिर लड़ाई करके कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन हम लोग हथियार नहीं डालेंगे, हम लोग इसको लीगल तरीके से जो भी हमारी लड़ाई है वो लड़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज जो आपने कही कि इलेक्शन कमीशन, अब तक ये शिकायत थी कि जो ईवीएम है वो हैक किया जा रहा है। अब तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को ही हैक कर लिया है। हाँ, इलेक्शन कमीशन हैक है तभी ईवीएम हैक हुआ है ना। जिसके ताबे में वो मशीनें हैं, अगर उसकी इजाजत ना हो तो आप उसके साथ छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? ये मशीन की छेड़छाड़ अलग है। हाँ, तो यहाँ तो क्या यादी में जो इलेक्शन यादी है, हाँ, वहीं पर ही फर्जी वोटर्स है, वही लाखों की तादाद में सारी चीजें, वेदर इट बी ईवीएम और इलेक्टोरल रोल, अगर मतदार यादी भी, वो सारी चीजें अंडर इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आती है। तो आप मशीन को हैक कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट्स को हैक कर रहे हो, आप मतदार यादी में जहां पर ऐसे लगता है कि वो हार सकते हैं तो वहां डिलीट करवा रहे हो, फर्जी वोटर बढ़ा रहे हो। जितने 5 साल में पूरे वोट नहीं बढ़े थे उतने 5 महीनों में लास्ट विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में 46-47 लाख वोट बढ़ गए। ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये बीजेपी ही मतलब डरी हुई है। ये कोई भी रुख इख्तियार करके किसी भी तरीके से ये सत्ता जाने नहीं देना चाहती है, उसका ये वो आप लोग को दिख रहा है ये सब तरीका उन लोग का। तो लेकिन हम फिर से मैं बोलूंगा, ना उम्मीदी कुफ्र है और हम ना उम्मीद नहीं हो सकते। अल्लाह की जात पर हमको पूरा भरोसा है। आज अंधेरा है लेकिन कल उजाला आएगा। ये जहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ऐसे लोकतंत्र का बैकआउट जरूरी नहीं है। तो इनको कुछ पड़ी ही नहीं है। ये तो हमको वोट डालने दे रहे हैं, इनका शुक्र अदा कीजिए आप। क्या पता कल के दिन जैसे CAA NRC लागू कर दिया, हमको अब हमारी नागरिकता बतानी पड़ रही है, वैसे हमारा वोटिंग अधिकार भी छीन रहे लोग। तो हम तो लोकतंत्र को बहिष्कार नहीं कर सकते, हम बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं और इसे उखाड़ फेंकने के लिए हम जो मुमकिन कोशिश है वो करेंगे जरूर। चलिए दोस्तों, हमारे साथ में मौजूद है वर्सोवा विधानसभा के यहाँ के जो अध्यक्ष है जनाब आरिफ गौरी साहब, वो भी यहाँ मौजूद है। आरिफ गौरी साहब, आपके जिस तरह के सदर साहब ने कहा है कि वर्सोवा विधानसभा में या जुब्बी में जो विकास के मुद्दे हैं, जो बिल्डरों की धांधली है, घोटाले हैं, तो आप बायसेत वर्सोवा विधानसभा के अध्यक्ष के आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको आगे आना होगा, तब MIM के लोग उतरेंगे यहाँ पर और लोगों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। आप इसको किस तरह से करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये समस्या जो है स्लम में खास करके गुलशन नगर की है और आनंद नगर की है, योगेश्वरी के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी हूँ। तो मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ की समस्या कभी कोई हल नहीं कर पाया, कोई भी कॉर्पोरेट हो। अब तो MLA हमारे पास, MLA भी नहीं कर पाया। और जो SRA का मुद्दा है उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि SRA का जब हारून खान साहब जीत के आए, MLA बने, मैंने सोचा शायद उम्मीद जागी कि SRA गुलशन नगर का मुद्दा हल हो जाएगा। मैंने उनको पर्सनली खुद भी मैसेज किया कि ये मुद्दा है, 15 साल से बिल्डर इनको परेशान करके रखा है, ट्रांजिट कैंप में देके रखा है। ट्रांजिट कैंप में इतनी बीमारियां है, इतने चूहे उधर, हर बार वहां के लोग बोलते हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं। तो हारून साहब को मैंने कहा कि आप जो है इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए, 15 साल से लोग परेशान हैं, इनको इनका घर दिलाइए, इनको सहयोग बिल्डर से इनका हक दिलाइए। तो उन्होंने उल्टा मुझे ही बोल दिया कि आप वहां के लोगों को लेके आओ, फिर हम काम करेंगे। फिर आपका MLA बनने का क्या मतलब है? जी, आपको जनता ने MLA बनाया है, गुलशन नगर को तो बहुत भर भर के वोट मिले उनको, लेकिन ये जवाब उनसे
मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जवाब उनसे मिलेगी। ये वोट लेने के लिए आप जो वोटर्स के घर घर पहुंचे, जी वोट लेने के लिए पहुंचते हैं, मुद्दे उठाने के लिए, हल करने के लिए, यानी कि लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा। तो हमको करना है तो हम ही करेंगे, फिर एमआईएम करेगी इंशाल्लाह मुद्दा। अच्छा, हम उठाएंगे वो मुद्दा। लेकिन हारून खान साहब जो है अभी ताजा जो है उनका जन्म हुआ है जी, एमएलए बने, थोड़ा मौका तो दीजिए। नहीं मौका क्या दे, कॉर्पोरेटर कई सालों से हो, उनको मालूम है क्या होता है सियासत में या संविधानिक पद पे क्या होता है। ये पावर तो नहीं चाहे तो बने उनके अंदर नहीं, अगर उनको कुछ करना होता तो मेरे को बोलते आप चलो मैं चलता हूँ बिल्डर के पास, क्यों मसला नहीं होता है। अच्छा, अब आगे आप मेरे ऊपर डाल दिया उन्होंने, आगे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हमारे गुलशन नगर हो, आनंद नगर हो, यहाँ जोड़ेंगे भी सरम इलाके हैं जी। एमआईएम किस तरह से अपना आंदोलन शुरू करेगी? एमआईएम लोगों को जोड़ेगी साथ में, उनकी तकलीफ जो हल करना है उसको साथ में जोड़ के उनको साथ में आंदोलन खड़ा करेंगे, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, जो भी करना है। महबूब भाई भी यहाँ पर मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, एमआईएम के बहुत जुझारू, यहाँ के एक मसलूना बहुत ही अहम जिम्मेदार है। महबूब आप क्या कहना चाहेंगे सारे मुद्दों को लेकर? मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे सदर साहब जो फारूक साब्दी साहब है, जो हमारे जोगेश्वरी में आए हैं, हमारे आरिफ भाई ने जो ओपनिंग किया है, मैं उनका वेलकम करता हूं जोगेश्वरी में और वर्सोवा विधानसभा में। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो मुसलमान वोट करता है उनकी सोच अलग रहती है। इस वक्त अभी मुसलमानों के दिल में एमआईएम तो है, मगर मुसलमान एमआईएम को वोट नहीं कर पाता। अब मुसलमान ये सोच रहा है कि एमपी में हमने वोट दिया, एमएलए में हमने वोट दिया, अब मुसलमान का वोट देके कोई मतलब नहीं हो रहा है। अच्छा, मगर दिल में इस वक्त एमआईएम की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में है। ये ऐसा भ्रम पैदा किया था ना कि एमआईएम को आप वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। हाँ, तो असल में क्या है, हमारे जो मुसलमान जो है और जो आलिम लोग हैं, मौलाना लोग भी जो है, और जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोगों से जब बात करो ना तो उनका एक कहना रहता है, हमेशा एक कॉमन डायलॉग है कि भाई वो ऐसा है ना कि बीजेपी तो बड़ा शैतान है और शिवसेना उसके बीच वाला शैतान है, और उससे छोटा शैतान जो वो कांग्रेस है। तो मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि जब हज करने के लिए लोग जाते हैं तो बड़े कंकर मारते बड़े शैतान को, फिर बीच वाले शैतान को भी कंकड़ मारते, और फिर तीसरे शैतान को भी कंकड़ मारते। तो ये जब तक ये तीन शैतान को कंकड़ नहीं मारेंगे तो हाजी का हज पूरा नहीं होता। तो मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी बड़े शैतान को भी आप कंकड़ मारिए, शिवसेना यूबीटी के लोगों को भी कंकड़ मारिए, और कांग्रेस के लोगों को भी कंकड़ मारिए। ये तीन कंकड़ जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक के आपके मसले हल नहीं होंगे। मुस्लिम क़ियादत मुसलमानों की बहुत जरूरी है, और हमारे फारूक साब्दी साहब, हमारे सदर मुंबई की कोशिश पूरी लगी हुई है, और वो पूरी कोशिश में है कि ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इंशाल्लाह 80 से अच्छी सीट हमारी आएंगे, और जब हमको मौका मिलेगा, एमएम के लोगों को मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह काम दिखेगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम क़ियादत जरूरी है। अगर मुसलमानों को अपने मोहल्लों की प्रॉब्लम को हल करना है तो मुसलमानों को अपनी क़ियादत को लाना बहुत जरूरी है। ये हर मुसलमान अभी समझेगा, और इंशाल्लाह ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भरपूर एमआईएम को वोट मिलेगा। ये अभी आपने मुस्लिम ये पार्टी की बात की है, ठीक है, मुस्लिम क़यादत की बात की, बहुत दूर तक चले गए आप माशाल्लाह, बहुत ऊपर तक गए बात आपकी। अभी हाल का मामला है, जब वो बॉम्बे बम ब्लास्ट का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उस वक्त वर्षा गायकवाड़ जो यहाँ की मुखिया है कांग्रेस की, सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, जिनको आमतौर से जो मौलवी है हमारे, वो कहते हैं छोटा शैतान, तो उन्होंने सीधा महाराष्ट्र सरकार से ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए जी, ठीक है। उसके बाद में मालिगांव बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और जितने लोग थे वो सब बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन बहुत ढके चुके अल्फाज में वर्षा गायकवाड़ ने, तो ये मुसलमानों को नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस किस तरह की है, किस तरह से मुसलमानों के पीठ पे छुरा खोपा जा रहा है। राशिद भाई, सब नजर आ रहा है, और मुसलमान अभी सब चीज समझ गया है, अभी उसके दिमाग में सब चीज बैठ गया है। जैसे हमारे सदर साहब फारूक भाई ने बताया कि भाई आदित्य ठाकरे ने विधान भवन में क्या बोला, वो मुसलमान ने देखा है। वर्षा ताई ने क्या बोला, वो मुसलमानों ने सुना है। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या बोला, वो भी मुसलमानों ने सुना है। मगर फर्क देखो, ये दो फर्क को समझना मुसलमानों को जरूरी है। एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही भाषा सब बोल रहे हैं, हर पार्टी बोल रही है।
अगर हर पार्टी वही बात करे, यही तो मुसलमानों को समझना जरूरी है कि आपकी इस चीज को बताएगा कौन। आप तो ठगे हुए हो। आपने जिन जिन पार्टियों को वोट दिया तो आपके बारे में तो कोई बोल नहीं रहा है। मालेगांव बम ब्लास्ट के बारे में किसने कुछ बोला? कोई नहीं बोला। प्रियंका चतुर्वेदी बोली या वर्षा गायकवाड़ बोली क्या, या आदित्य ठाकरे साहब बोले क्या? नहीं बोले। आपके लोग जब भी कुछ होंगे तो ये लोग बोलेंगे, दूसरे की तरफ नहीं बोलेंगे। यही मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो और समझो मुस्लिम लीडरशिप क्यों जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ मैं आपका दूसरा आशीष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।